हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें। बायोलॉजी में हमारा टॉपिक चल रहा है विभेद। देखिए, इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 100 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है 101 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो 101 में सूची 1 में संस्थान है और सूची 2 में उस संस्थान से जुड़े स्थान का नाम दिया गया है। तो मिलान करना है, कौन सा संस्थान किस स्थान पे है आपको बताना है। जैसे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट जो है ये कहां पर है? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा, बताइए। सही जवाब है लखनऊ। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट ये कहां पर है? आगरा में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहां पर है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब की पहले इलाहाबाद था, अब जो है इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है, तो यानी इलाहाबाद याद रखिएगा। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये कहां पर है? तो इसका सही जवाब है कानपुर, यानी सही ऑप्शन ऑप्शन सी है। यहां पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, दोबारा से रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक, अगर बात करें तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में है, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है। प्रश्न संख्या 102, इसको भी जो है आपको मिलान करना है। सूची 1 में संस्थान और सूची 2 में अवस्थिति दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। केंद्रीय औषधीय एवं सुरभि पादप संस्थान कहां पर है? बताइए, केंद्रीय औषधीय एवं सुरभि पादप संस्थान ये कहां पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक्स केंद्र ये कहां पर है? ये है आपका हैदराबाद में। और इसके बाद सूक्ष्म जीवी प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहां पर है? ये है चंडीगढ़। और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान ये कहां पर है? ये है नई दिल्ली में। यानी सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। केंद्रीय औषधीय एवं सुरभि पादप संस्थान लखनऊ में है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक केंद्र हैदराबाद में है, सूक्ष्म जीवी प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 103, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहां स्थित है? राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहां स्थित है? तो सही जवाब है पुणे। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न संख्या 104, डीएनए अंगुली छाप और नैदानिक शोध केंद्र कहां अवस्थित है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और नैदानिक शोध केंद्र कहां अवस्थित है? तो सही जवाब है हैदराबाद में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। डीएनए अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र जो है सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जो है वित्त पोषित एक स्वायत्त संगठन है और ये हैदराबाद में अवस्थित है। 105, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी, डी ऑप्शन। देखिए, अगर बात करें तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी में अवस्थित है, वाराणसी। और 106 में एक तरफ संस्थान दूसरे तरफ स्थान दिया गया है। आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी जो सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, वही आपका ऑप्शन होगा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसमें 3 सही सुमेलित हैं लेकिन एक सही सुमेलित नहीं है, वही आपका ऑप्शन होगा। तो याद रखिएगा, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर दिया गया जो कि सही सुमेलित नहीं है।
अगर बात करें तो केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1972 को भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बंगलुरु के तत्वाधान में केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र के नाम से की गई थी। अनुसंधान केंद्र का उन्नयन 1 जून 1984 को इसे केंद्रीय उत्तर मैदानी उद्यान संस्थान के रूप में पूर्ण संस्थान का दर्जा दिया गया। 14 जून 1995 को संस्थान का नाम बदलकर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 107 उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहां स्थित है? याद रखिएगा, कानपुर। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एक लाभ निरपेक्ष निगम है जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के तत्वाधान में कार्य कर रहा है। शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लाभ के लिए पुनर्वास साधन और कृत्रिम अंग घटकों के निर्माण और आपूर्ति के लिए 1972 में इसे स्थापित किया गया था। 1976 में इसे उत्पादन जो है शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में अवस्थित है। ठीक है। 108 है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहां स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का जो मुख्यालय है लीमा पेरू में है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय लीमा पेरू में स्थित है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। यह वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से विकासशील देशों में निरंतर आधार पर गरीबी को कम करने और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने का प्रयास करती है। प्रश्न संख्या 109 है, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। बताना है कि FAO मुख्यालय कहां पर है। FAO मुख्यालय रोम में है, याद रखिएगा। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहां पर है? केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है और केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में है। केंद्रीय शोध संस्थान कटक, केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। FAO मुख्यालय रोम में है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में है, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है, केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में है। प्रश्न संख्या 110 है, निम्नलिखित जोड़ों में से असुमेलित जोड़ों का चयन कीजिए। निम्नलिखित जोड़ों में से असुमेलित जोड़े का चयन कीजिए। सही जवाब है NBR, जो कह सकते हैं कि आई है NBRI। ये कोलकाता में यानी नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में अवस्थित है। यानी ऑप्शन ए जो है सही जोड़ा है। मतलब असुमेलित जोड़ा है, सही जोड़ा मतलब सही ऑप्शन है। NBRI जो है ये कोलकाता में नहीं है बल्कि कहां पर है? ये लखनऊ में है, तो सही ऑप्शन ए है। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहां पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा सही जवाब है नई दिल्ली। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जो है जेनेटिक रिसोर्सेज, ये जो है NBPGR, ये नई दिल्ली में स्थित है। 112 विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? विश्व का पहला ऊंट अस्पताल कहां स्थित है, किस शहर में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा दुबई। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दिसंबर 2017 में दुबई में ऊंटों के लिए एक खास अस्पताल जो है खोला गया है। यह विश्व का पहला ऊंट अस्पताल है। यह अस्पताल ऊंटों को महंगे और अत्याधुनिक इलाज उपलब्ध करा रहा है। दुबई में ऊंटों को संस्कृति का अहम हिस्सा माना जाता है और उन्हें बचाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। 113 सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। बताइए सही ऑप्शन क्या है। तो देखिए टेस्टोस्टेरोन का जो संबंध है वो हार्मोन से है। कोडीन का संबंध बेहोशी की ड्रग से है।
कुचुक का संबंध रबर का स्रोत पदार्थ से है, और यूजेनॉल का संबंध लौंग का सुगंधित तेल है। यानी इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। देखिए इसके बारे में अगर बात करें तो टेस्टोस्टेरोन एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो मुख्यतः स्तनधारियों, सरीसृपों, पंछियों और अन्य कशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है। कोडीन एक नींद लाने वाली जो है एक दर्दनाशक औषधि है। कुचुक रबर का स्रोत पदार्थ है। यूजेनॉल एक दर्दनाशक एवं रोगाणु रोधक द्रव है जो लौंग के मतलब कि क्या होता है, लौंग के तेल से जो है प्राप्त होता है। सूची 114 सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है दिया गया है, सूची 2 में उसके साथ मिलान करना है, तो मिलान कीजिए, बताइए सही जवाब क्या होगा। तो अगर बात करें इसका सही मिलान अगर आप कीजिएगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? एंथ्रैक्स का संबंध किससे है? एंथ्रैक्स एक विष है जो जैव युद्ध में काम आता है। और इसके बाद अगर बात करें तो थैलेसीमिया दोषी जीन से उत्पन्न एक रोग है। सरोगेसी गर्भ की किराएदारी है। और ट्रांसजेनिक्स ये जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान है, ट्रांसजेनिक्स। यानी इसका सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। एंथ्रैक्स एक गंभीर जीवाणुजन्य रोग है। इन विट्रो तकनीक के द्वारा एंथ्रैक्स के बीजाणुओं को उत्पन्न करके उनका जैव युद्ध में प्रयोग किया जा सकता है। थैलेसीमिया बच्चों को माता पिता से आनुवंशिकता के तौर पर मिलने वाला जन्मजात रक्त रोग है। सरोगेसी एक प्रकार की गर्भ की किराएदारी है जिसमें कोई महिला बच्चा उत्पन्न करने में असक्षम दंपति के लिए बच्चों को जन्म देने के लिए अपनी कोख का प्रयोग करती है। 115 कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एंटीबायोटिक्स का संबंध क्विनिन से दिया गया जो कि सही मतलब कि सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्विनिन या कुनैन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलीय एल्कोलाइड पदार्थ होता है जिसमें ज्वर रोधी, मलेरिया रोधी, दर्दनाशक और सूजन रोधी गुण होते हैं। 116 किस भारतीय नगर में पहला डायनोसोरियम खोला गया है? किस भारतीय नगर में पहला डायनोसोरियम खोला गया है? तो डायनोसोरियम जो खोला गया है भारतीय नगर में वो है आपका हैदराबाद। याद रखिएगा, हैदराबाद में। देश का पहला डायनोसोरियम हैदराबाद में खोला गया था। इस डायनोसोरियम में 165 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म को भी प्रदर्शित किया गया है। यह डायनोसोरियम हैदराबाद के बीएम बिरला विज्ञान केंद्र में खोला गया है। 117 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय WHO का मुख्यालय कहां पर है? आपको मालूम होगा, सही जवाब है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। यानी ऑप्शन ए जिनेवा। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। 118 देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहां स्थापित किया गया था? देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया गया था। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो अगर बात करें तो इसका सही जवाब है देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय, याद रखिएगा, कलकत्ता यानी कोलकाता में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1920 ईस्वी में। 119 नंबर प्रश्न है भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के तंतुओं को एक साथ बुनकर बहुमूल्य चित्रपट तैयार करने वाला यह असाधारण वैज्ञानिक संसार को एक कैक्यकारी आणविक दृष्टिकोण दे गया। उसने विटामिन सी के चमत्कारी गुणों को पहले तो जुकाम के उपचार के लिए जुटाया, पर बाद में उसे कैंसर निवारक अभिकर्ता भी बना दिया। ऊपर विज्ञान क्षेत्र के जिस महान व्यक्ति का उल्लेख है वह व्यक्ति कौन है? ये सारे जो मतलब कि पॉइंट है, लाइन है, वो किस महान व्यक्ति के लिए, वैज्ञानिक के लिए है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाइनस कार्ल पॉलिंग। लाइनस कार्ल पॉलिंग, बी ऑप्शन।
लाइनस कार्ल पॉलिंग का कैंसर और विटामिन सी या एस्कॉर्बिक अम्ल के शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत शोध कार्य किए हैं। इनकी उपलब्धि पर 1954 और 1962 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार और नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। 120 निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं? बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए इनमें से कौन उपयोगी होते हैं? तो शुरू में भी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था। सही जवाब है मधुमक्खी। याद रखिएगा। अगर बात करें तो मधुमक्खी यानी हनी बी एक सामाजिक कीट होती है जो कि बारूदी सुरंगों का पता लगाने में काफी उपयोगी है। मधुमक्खी के एक छत्ते में एक रानी मक्खी, लगभग 100 नर मक्खियां और ड्रोन्स तथा हजारों छोटी श्रमिक मक्खियां जो है होती हैं। इसके छत्ते से हमें शहद और मोम की प्राप्ति होती है। 121 मधुमक्खी की औसत गति सामान्यतः क्या होती है? मधुमक्खी की औसत गति सामान्यतः क्या होती है? तो सही जवाब है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। मधुमक्खी जो है कीट वर्ग का प्राणी है। मधुमक्खी की औसत गति सामान्यतः 15 मील प्रति मिनट होती है, यानी 21 किलोमीटर प्रति घंटा। भोजन आदि एकत्र करने के बाद वापस लौटते समय उनकी गति में गिरावट आ जाती है, जो लगभग 12 मील प्रति घंटा यानी 17 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। तो विकल्प जो है जो डी है वो सही है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? मधुमक्खी कॉलोनी के जो सदस्य होते हैं एक दूसरे को किस माध्यम से पहचानते हैं? सही जवाब हो जाएगा गंध से, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को गंध के द्वारा पहचानते हैं। कई वर्षों के अनवरत अनुसंधान के फलस्वरूप प्रोफेसर कार्ल वान फ्रिसक ने मधुमक्खियों के नाच की व्याख्या करने में सफलता प्राप्त करके नोबेल पुरस्कार जीता। मधुमक्खियां दो प्रकार की नाच, गोल और द्रुम दुलनी नाच करती हैं, जो कॉलोनी के सदस्यों को भोजन के स्रोत की दिशा और दूरी का ज्ञान कराती है। 123 मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसको? मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था केवी फ्रिसक को, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान के लिए केवी फ्रिसक को 1973 में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उत्तेजक कौन सा है? उत्तेजक कौन सा है? 124 नंबर जो प्रश्न है पूछा गया कि उत्तेजक कौन सा है। 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है। तो याद रखिएगा सिगरेट एक उत्तेजक पदार्थ है। एल्कोहल, मारिजुआना और अफीम मनश्चेतक पदार्थ है, जबकि सिगरेट का धुआं उत्तेजक के रूप में कार्य करता है। 125 सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों या चूर्ण रूप से औषधि के बोतलों में अक्सर पाई जाती है, क्योंकि सिलिका जेल क्या करती है? सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों के या चूर्ण रूप से औषधि के बोतलों में अक्सर पाई जाती है, क्योंकि सिलिका जेल होता है वो क्या करता है? याद रखिएगा नमी को सोखता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नमी के कारण डिब्बा बंद औषधियां डिब्बा खुलने के बाद नमी को सोख कर जो है टूटने लगती हैं, इसीलिए औषधियों को सुरक्षित रखने के लिए सिलिका जेल के डिब्बों में रख देते हैं। सिलिका जेल डिब्बों में जो रखा जाता है और यह नमी को अवशोषित करके औषधियों को टूटने से बचाने का कार्य करता है। 126 निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा विज्ञान, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के संस्थापक एवं निर्देशक शांति स्वरूप भटनागर की स्मृति में संस्थान की ओर से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 127 नेत्रदान में दाता की जो दाता होता है, डोनर जो होता है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित या ट्रांसप्लांट किया जाता है? नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित जो है किया जाता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब है कॉर्निया, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए अगर बात करें तो नेत्रदान में जो है कॉर्निया का दान किया जाता है। कॉर्निया याद रखिएगा, नेत्र में प्रकाश इसी तरह से जो है होकर प्रवेश करता है। दृढ़ पटल के सामने का जो भाग है कुछ उभरा हुआ और पारदर्शी होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। इसमें बाहर की ओर किरेटिन विहीन मतलब कि अस्त्रित सल्की एपिथेलियम, मध्य में तंतुमय संयोजी ऊतक और भीतर की ओर समान सल्की एपिथेलियम होती है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे, जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन किया था। 129 विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 130 सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था कहां पर? सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जार्विक 7 क्या है? जार्विक 7 क्या है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार पूछा गया। जार्विक 7 एक जो है कृत्रिम हृदय है, याद रखिएगा। जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है जिसका आविष्कार रॉबर्ट जार्विक ने किया था। यह कृत्रिम हृदय पहली बार बार्ने क्लार्क नामक रोगी में वर्ष 1982 में प्रतिस्थापित किया गया। 132 गति प्रेरक का कार्य होता है। गति प्रेरक का कार्य होता है, यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंदन यानी धड़कन को समंजित करना है। इसकी आवश्यकता उस समय पड़ती है जब हृदय असामान्य गति से कार्य करने लगता है। याद रखिएगा हमारा हृदय बिना थके नियमित समयांतरों पे और जो है आजीवन अपनी पेशियों के द्वारा संकुचित होकर पंप की तरह या पंप करता रहता है। 133 है पेसमेकर निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? पेसमेकर किस नाम से भी जाना जाता है? याद रखिएगा पेसमेकर एस ए नोड्स के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एस ए नोड जो है एक सिनोएट्रियल नोड है या कोशिकाओं का यह एक समूह है जो हृदय के दाहिने कक्ष में स्थित होता है। यह हृदय गति को नियंत्रित करने में प्रमुख भूमिका को निभाता है और यह हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है। 134 मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण क्या है? मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी को अनुभव करता है, इसका कारण क्या है? कारण है पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता, यानी सी ऑप्शन। देखिए ह्यूमिडिटी अगर बात करें या मनुष्य आर्द्रता एवं गर्मी से परेशानी का अनुभव करता है क्योंकि शरीर से निकला पसीना आर्द्रता के कारण जो है वाष्पित नहीं होता है। शरीर से पसीना वाष्पित होने के क्रम से ही जो हमें ठंडी का आभास होता है। 135 निम्न में से कौन सी क्रिया स्वेद वाष्पण से जो है संबंधित है? स्वेद वाष्पण, निम्न में से कौन सी क्रिया स्वेद वाष्पण से संबंधित है? तो याद रखिएगा उष्मा शोषक क्रिया, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो स्वेद वाष्पण उष्मा शोषक क्रिया है, ठीक है, और इसमें शरीर की उष्मा स्वेद के रूप में वाष्पित होती है, यानी इसमें उष्मा शोषित की जाती है। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वह है। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वह है याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
शरीर से अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थ समाप्त हो जाना निर्जलीकरण कहलाता है। निर्जलीकरण की स्थिति में इलेक्ट्रोलाइट्स मुख्यतः सोडियम क्लोराइड शरीर से लुप्त हो जाता है। निर्जलित व्यक्ति को नहीं पीना चाहिए क्या? निर्जलित व्यक्ति को नहीं पीना चाहिए, सही जवाब है समुद्री जल, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। समुद्री जल के अतिरिक्त कोई भी तरल पदार्थ निर्जलित व्यक्ति में जल की कमी को दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है। चाय या कॉफी में उपस्थित कैफीन मूत्रवर्धक होता है और इसके सेवन से शरीर से जल की हानि होती है, लेकिन यह हानि चाय या कॉफी के द्वारा ग्रहण किए गए जल के तुलना में काफी कम होती है। अल्कोहल भी जो है मूत्रवर्धक है, लेकिन मानव शरीर में तरल संतुलन की स्थिति पर इसके सेवन का प्रभाव बहुत कम होता है। यहां तक कि लाइट बियर जैसे अल्कोहलिक पेय जिनमें अल्कोहल की मात्रा 4% से कम होती है, निर्जलीकरण के निवारण के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन समुद्री जल के साथ ऐसा नहीं है। समुद्री जल के सेवन से मानव शरीर की कोशिकाओं के निर्जलित होने का खतरा रहता है, क्योंकि शरीर में जो होता है अधिक सांद्रता वाले नमकीन समुद्री जल को तनु करने के लिए शरीर की कोशिकाओं से जल परासरण क्रिया के द्वारा जो है स्थानांतरित हो जाएगा। इसलिए यूपी लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी अर्थात एल्कोहल दिया था, जो कि गलत है। 138 है, मानव रक्त में एल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होती है? मानव रक्त में एल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होती है? तो देखिए ऑप्शन को चूज करना काफी मतलब कि कठिन है, तो कहने का मतलब कि ये डाउटफुल है, तो इसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं। मानव रक्त में एल्कोहल की जो सांद्रता, इसको संक्षिप्त में ब्लड एल्कोहल मतलब कंसंट्रेशन कहते हैं, जिसे प्रतिशत में मापा जाता है। 0.10% मात्रा का अर्थ होता है कि मानव शरीर में रक्त के प्रति 1000 मिलीलीटर भाग में 1 मिलीलीटर जो है एल्कोहल उपस्थित है। मानव शरीर में BAC की 0.45% या इससे अधिक की मात्रा मृत्यु का कारण होती है। झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी उत्तर पत्र में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी दिया गया था। वैज्ञानिक इवान पावलो किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? वैज्ञानिक इवान पावलो किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 139 का सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रायोगिक मनोविज्ञान में, यानी डी ऑप्शन। देखिए रूसी वैज्ञानिक इवान पावलो प्रायोगिक मनोविज्ञान से संबंधित है, जिन्होंने सजीवों पर अनेक जो है प्रयोग किए थे। उदाहरणतः कुत्तों में भोजन को देखकर लार का टपकना एक सामान्य प्रतिक्रिया होती है, किंतु अभ्यास करा देने पर यही प्रतिक्रिया भोजन को देखे बिना किसी अन्य उद्दीपन से होने लगती है। 140 सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारतम्य। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारतम्य क्या होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब है पुरुषों के तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सामान्यतः स्त्रियों और बच्चों की आवाज का तारतम्य पुरुषों के तुलना में अधिक होता है, इसलिए बच्चों तथा स्त्रियों की आवाज पतली और मधुर होती है। तारतम्य ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि को मोटा या भारी या तीक्ष्ण कहा जाता था तथा यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो लैक्टिक अम्ल, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के संचयन हो जाने के कारण शरीर में थकान का अनुभव होता है। लैक्टिक अम्ल का जो है संचय मतलब कि अगर बात करें तो याद रखिएगा, जो लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल, इसके बारे में अगर बात करें तो जो लैक्टिक अम्ल है क्या होता है, इसके संचयन हो जाने के कारण जो होता है शरीर में थकान का अनुभव होता है। लैक्टिक अम्ल का जो संचय है त्वरित न होकर एक कालिक प्रक्रिया है। थकान को मिटाने के लिए आराम की जरूरत होती है। इसके अलावा शरीर की मालिश करने पर भी थकान से राहत मिलती है। 142 कौन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है? इनमें से कौन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है? तो दीर्घकालीन परिवर्तन, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दीर्घकालीन परिवर्तन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है। जलवायु परिवर्तन के वानस्पतिक संकेतक का उदाहरण पौधों के जीवाश्म अवशेष है।
हिमीय संकेतक का उदाहरण हिमच्छादन है। ध्रुवीय अस्थिरता तथा महाद्वीपीय झुकाव विवर्तनीय संकेतक का उदाहरण है। 143 निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो याद रखिएगा रैफलेसिया, रैफलेसिया सी ऑप्शन। विश्व में पाया जाने वाला सबसे बड़ा पुष्प रैफलेसिया प्रजाति का सदस्य रैफलेसिया अर्वाल्डी है। मुख्यतः यह पुष्प मलेशिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा द्वीप और बेंकुलू के वर्षा वनों में पाया जाता है। यह पुष्प लगभग 1 मीटर के व्यास तक बढ़ सकता है। इसका वजन 11 से 15 किलोग्राम तक हो सकता है। यह पौधा पूर्ण मूल जो है परजीवी है, जिसे पुष्प का भाग मृदा के ऊपर तथा पौधों का शेष भाग मृदा के नीचे पाया जाता है। 144 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो देखिए फल का जो संबंध है, फ्रूट का जो संबंध है किससे है? तो याद रखिएगा ओवरी से, यानी ओवरी यानी अंडाशय। बीज का जो संबंध है किससे है? तो बीजांड से है। काष्ठ यानी उड़ का जो संबंध है किससे है? तो तना से है यानी स्टेम। और स्टार्च यानी मंड का जो संबंध है वो किससे है? लीफ। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है बी। फल का संबंध अंडाशय, बीज का बीजांड, काष्ठ का तना और मंड पत्ती। 145 में भी सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। प्रकाश संश्लेषण का जो संबंध है किससे है? यानी प्रकाश संश्लेषण हरित लवक की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। खनिज उद्ग्रहण का जो संबंध है किससे है? तो याद रखिएगा जो खनिज उद्ग्रहण है जीव द्रव्य कला से। श्वसन का जो संबंध है सूत्र कणिका से। और प्रोटीन संश्लेषण का संबंध राइबोसोम से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए अगर बात करें तो प्रकाश संश्लेषण का संबंध हरित लवक, खनिज उद्ग्रहण का जीव द्रव्य कला, श्वसन का सूत्र कणिका, प्रोटीन संश्लेषण का राइबोसोम। 146 है किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन है? किसने यह खोज किया कि पेड़ पौधों में भी जीवन है? तो जेसी बोस, याद रखिएगा जेसी बोस, बी ऑप्शन। जगदीश चंद्र बोस ने खोज की कि सभी पेड़ पौधों में जीव जंतु के भांति जो है प्राण होते हैं। 147 शीत भंडारों में फलों और साग सब्जियों का अवघटन मतलब कि हो जाता है। शीत भंडारों में फलों और साग सब्जियों का अवघटन मतलब कि क्या हो जाता है? याद रखिएगा धीमा हो जाता है। कोल्ड स्टोरेज में फलों और सब्जियों का खराब होने का जो क्रम है वो काफी स्लो हो जाता है, यानी धीरे धीरे बहुत मतलब कि लंबे समय के बाद खराब होता है। तो कोल्ड स्टोरेज में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की डिकम्पोजिशन की जो क्रिया है वो काफी स्लो हो जाती है। इनका उपयोग कई दिनों तक किया जा सकता है। शीत भंडार में इन्हें 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखकर प्रतिरक्षित यानी प्रिजर्व किया जाता है, जिसके द्वारा सूक्ष्म जीव नहीं मरते हैं किंतु उनकी सक्रियताएं हैं वो कम हो जाती है। 148 ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? ऊंट जो है अपने कुबड़ का प्रयोग किस काम के लिए करता है? तो वसा के संग्रह के लिए। कुबड़ में वसा का जो है संग्रहण करता है। ऊंट का जो पीठ है इस पर लगभग 50 किलोग्राम वजनी एक बड़ा सा कुबड़ होता है। यह कुबड़ चर्बी का भंडार होता है। इसमें जमा चर्बी को ऊंट ऊर्जा के रूप में अपनी यात्रा के दौरान उपयोग में लाता है। याद रखिएगा ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, जिसका शरीर पूर्णतः मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होता है। इसका पैर गद्देदार होते हैं। एक बार में यह कई गैलन जल पी सकता है और इस जंतु में सांस लेने की लय भी धीमी होती है। 149 है कौन सा जानवर रेशों को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता? वह कौन सा जानवर है जो रेशे को अच्छे तरह से नहीं पचा पाता है? तो वह है सूअर, डी ऑप्शन। सूअर एक सर्वाहारी जंतु है जो कि रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता है, जबकि अन्य विकल्पों के जंतु जैसे बकरी, गाय, हाथी इत्यादि रोमंथी स्तनी है, जिसके शरीर में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो रेशों को पचाने के लिए जो एंजाइम्स का स्राव करते हैं। फिलाटेलिस्ट क्या करता है? फिलाटेलिस्ट क्या करता है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। तो फिलाटेलिस्ट डाक टिकट जमा करता है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, याद रखिएगा।
टेलिस्ट डाक टिकट संग्रहण का कार्य करता है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।